सुप्रभात। स्वागत है आपका श्री सुभाष बोस शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडू के ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 12 वाणिज्य लेखा शास्त्री क्लास चल रही है। चैप्टर चल रहा है अपना फर्स्ट साझेदारी का सामान्य परिचय, जिसमें हम आंकिक प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। आंकिक प्रश्नों में एक क्वेश्चन है वो 9 तक हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन 10 है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं पीछे जो क्वेश्चन हुए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया तो नहीं मिली, ना व्हाट्सएप पे ना पर्सनल कॉल पे। इसका मतलब या तो आप होमवर्क कर नहीं रहे हो, और अगर कर रहे हो तो सारा मिल रहा है। दोनों चीजें तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए, ब और स एक फर्म में बराबर के साझेदार है। ध्यान देना, प्रश्न पूरा पढ़ना होता है, समझना होता है। 3 साझेदार है एबीसी, और तीनों बराबर के साझेदार है। 1 जनवरी 2016 को उनकी पूंजी खाते 50,000, 40,000 और 30,000 रुपए थे। वर्ष 2016 के खाते बंद करने के बाद यह पता चला कि साझेदारी समझौते के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज, 1 को 3,000 वार्षिक वेतन तथा 100 को 6,000 कमीशन का प्रावधान लाभ बांटने से पूर्व नहीं किया गया। साझेदारी में यह समझौता था कि चिट्ठा बदलने के बजाय अगले वर्ष के प्रारंभ में समायोजन प्रविष्टि कर दी जाए। ध्यान देना, प्रश्न में एक वचन में पूछा गया है समायोजन प्रविष्टि। इसका मतलब हमें विश्लेषण तालिका से ये सवाल हल करना है। मैंने आपको बताया था बंद सहायक बहियों में इस प्रकार से समायोजन करते हैं। 2 विधियां होती है, पहली लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, और दूसरी विश्लेषण तालिका एक प्रविष्टि द्वारा। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में साफ साफ लिखा है एक प्रविष्टि द्वारा आपको समायोजन करना है। जब प्रश्न में लिखा हुआ एक प्रविष्टि एक वचन में शब्द हो तो हमें विश्लेषण तालिका बनानी होती है, और प्रश्न में लिखा हो प्रविष्टियां यानी बहुवचन में हो तो अपने को लाभ हानि नियोजन खाता समायोजन खाता बना के करना होता है। यह मानते हैं कि पूंजी स्थिर है। ये भी प्रश्न की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पूंजी कैसी है, स्थिर है। जब स्थिर पूंजी विधि से खाते रखे जाते हैं तो जो परिवर्तन होना है वो कौन से खातों में होता है, हमने पीछे पढ़ा था, वो होता है चालू खातों में। इसका मतलब जो समायोजन प्रविष्टि की जाएगी वो चालू खातों में की जाएगी। ध्यान रखना, पूंजी खाते में नहीं। अगर ये बात नहीं लिखता तो हम सीधा करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट से कर देते, करंट अकाउंट की बात यहाँ पर नहीं करते। लेकिन प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि किस विधि से रखना है आपको, स्थिर पूंजी विधि से। समायोजन हेतु क्रिया दिखाई है, फर्म की पुस्तकों में एक जनरल प्रविष्टि देनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने गलती क्या की, पूंजी पर ब्याज देना भूल गए। तो सबसे पहले वो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारों के जमा पक्ष में जाता है, सीआर में जाता है, और फर्म के लिए वो नुकसान है या फर्म का खर्चा है तो फर्म के लिए डीआर होता है। तो पूंजी पर ब्याज देना इनको 10%। ए की पूंजी है 50,000 तो ए की सीआर में लिख दी हमने 5,000 10% के हिसाब से। बी की पूंजी आपके 40,000 तो बी के लिख दिए हमने 4,000, और सी की पूंजी आपके 30,000 तो उसके लिख दिए 3,000। तीनों को 10% हमने पूंजी पर ब्याज जो नहीं दिया था अब दे दिया। टोटल होता है 5 और 4 9 तीनों 12,000। तो फर्म के डीआर में आ जाएंगे 12,000। समझ में आ गई बात। पूंजी पर ब्याज साझेदारों के लिए इनकम है, आय है तो साझेदारों के पूंजी खाते जमा होते हैं, फर्म के लिए खर्चा है तो वो नाम हो जाता है, वो डीआर हो जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या गलती की, उसके बाद उन्होंने गलती की ए को 3,000 रुपए सैलरी देनी थी, वो नहीं दी, तो सैलरीज अकाउंट। ठीक है, अब ये ए के जाने थे 3,000 रुपए, तो ए के सीआर में डाल दो। ए की सीआर में जाएंगे, फर्म के किधर आ जाएंगे, डीआर में, फर्म के आ जाएंगे डीआर में। अगली गलती क्या की उन्होंने, अगला प्रावधान छोड़ा, सी को कमीशन देना था, तो सी का कमीशन ऑफ सी को कमीशन देना था कितना, 6,000 रुपए, तो सी के सीआर में आ जाएंगे 6,000 और फर्म के डीआर में आ जाएंगे 6,000। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने इनकी सैद्धांतिक बात की थी बंद सहायक बहियों में समायोजन करने की, तब मैंने आपको बताया था कि लगभग केवल 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें लाभ की स्थिति होगी, बाकी हमेशा ये मान के चलो 98% हानि की ही स्थिति होगी। और आप यहाँ देख रहे हो कि हानि हो रही है, फर्म की किधर ज्यादा हो रहा है, डीआर में ज्यादा हो रहा है। इसको आप पीएनएल की तरह मान सकते हो। पीएनएल के डीआर का टोटल ज्यादा होना मतलब नामशेष होगा, नामशेष हानि को दर्शाता है। तो हानि कितनी हुई, सबसे पहले बात करते हैं लॉस ऑन एडजस्टमेंट। अब लॉस कितना हो गया, 21,000 का, ये 21,000 अपने लॉस के लिए दिए। ठीक है, अब ये लॉस पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा,
हानि हमेशा डीआर में आती है, नाम पक्ष में आती है। तो लॉस और एडजस्टमेंट और सभी पहली लाइन में पढ़ा था, सभी साझेदारों का अनुपात कैसा है, समान है। तो 21,000 को सभी साझेदारों में समान दे दो। 7,000 डीआर में ए के, 7,000 बी के डीआर में और 7,000 सी के डीआर में, तो इसके 21,000। ठीक है, यहां तक आपका काम पूरा होता है। अब देखो, जब हम इस कॉलम इस विश्लेषण तालिका के प्रत्येक कॉलम की टोटल लगा लेंगे, टोटल लगाने के बाद जब हम फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वतः ही ये जो विश्लेषण तालिका है वो अपने को एडजस्टमेंट की प्रविष्टि दे देगा। कैसे देगा, देखो ए के डीआर का टोटल 7,000 और सीआर का टोटल 8,000। ठीक है, इसी तरह बी के डीआर का टोटल 7,000 और सीआर का 4,000। सी के डीआर का टोटल 7,000 और सीआर का टोटल 9,000 और ये दोनों पक्षों में इक्वल है 21,000। ठीक है, ये दोनों पक्षों में इक्वल, क्योंकि ये लॉस था, लॉस को हमने डिवाइड कर दिया। अब लिखते हैं फाइनल एडजस्टमेंट। फाइनल एडजस्टमेंट जैसे आपको पूर्व में बताया गया था, आपको दोनों पक्षों का अंतर लेना है। दोनों पक्षों का क्या लेना है, अंतर लेना है। और जिस पक्ष की राशि ज्यादा है उसी पक्ष में अंतर की राशि लिख देनी है, तो प्रविष्टि अपने को मिल जाएगी। ए की बात करते हैं, ए के डीआर में 7,000 और सीआर में 8,000, अंतर कितना है, 1,000 का। ये तो पता कर लिया 1,000 का अंतर है। अब लिखना किस पक्ष में, टोटल सीआर का ज्यादा है तो टोटल सीआर में लिख दिया हमने 1,000। इसी तरह बी की बात करते हैं, डीआर में 7,000 और सीआर में 4,000, इसका मतलब अंतर कितना है, अंतर है 3,000 का। पक्ष में कौन से में अधिक है, डीआर में, तो 3,000 हमने लिख दिए डीआर में। सी की बात करें तो सी के डीआर में 7,000 और सीआर में 9,000, अंतर कितना, 2,000 का। कौन से पक्ष में, सीआर में, तो सीआर में लिख दिया हमने 2,000। अब देखो ये फाइनल एडजस्टमेंट स्वतः ही आपको प्रविष्टि दे रहा है। सीआर किसको करना है, ए को करना है और सी को करना है, और डीआर किसको करना है, बी को। ऑटोमेटिक दे देना प्रविष्टि। तो विश्लेषण तालिका स्वतः ही क्या करती है, अपने को समायोजन प्रविष्टि दे देती है। ठीक है, अब प्रश्न में पूछा गया था कि समायोजन प्रविष्टि, तो समायोजन प्रविष्टि कर देते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि चाहे सवाल में एक प्रविष्टि पूछे या पूरा सवाल जनरल प्रश्नों का पूछे, हमेशा प्रविष्टि फॉर्मेट बना के ही करनी है आपको। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो यहां डीआर किसको करना है, बी को, तो मैं एंट्री लिख रहा हूं 20 करंट अकाउंट डीआर, कितने से होगा डीआर, 3,000 से। उसके बाद 2 सीआर किसको करना है, ए को करना है और सी को करना है। 2 एएस करंट अकाउंट, एएस करंट अकाउंट हो जाएगा आपके 1,000 से, और 2 सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट हो जाएगा सीआर 2,000 से। अब जो मैंने आपको एक बात बताई थी इंपॉर्टेंट, कि प्रश्न में लिखा है ये मान लें कि पूंजी स्थिर है। जब पूंजी स्थिर है इसीलिए मैंने यहाँ पर कौन से खाते का नाम लिखा है, करंट अकाउंट का नाम लिखा है। कौन से खाते का, करंट अकाउंट का। अगर ये बात नहीं लिखता तो हम डायरेक्ट प्रविष्टि किससे करते, डायरेक्ट प्रविष्टि करते बीस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल। आगे बात समझ में। तो प्रश्न में ये भी ध्यान रखना है कि खाते कौन सी विधि से मेंटेन किए जा रहे हैं। अगर प्रश्न में ऐसी कोई सूचना नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीधा परिवर्तनशील पूंजी विधि से कर सकते हो। हमेशा आपको उसी से करना है जब सूचना ना दी हुई हो, और अगर सूचना दी हुई है तो आपको उस हिसाब से करना है। एक बार फिर जो विश्लेषण प्रणाली का उसको दोहरा देता हूं। 3 पार्टनर थे एबीसी, तीनों का अनुपात क्या था, समान था, और उन्होंने क्या किया, साझेदारी की पहिया उनको बंद कर दिया। बंद करने के बाद पता चला पूंजी पर ब्याज देना था, वो नहीं दिया। ए को सैलरी देनी थी, वो नहीं दी। सी को कमीशन देना था, वो नहीं दिया। अब इनका समायोजन करना है एक प्रविष्टि से। तो सबसे पहले हम तीनों की पूंजी पर हमने ब्याज दे दिया, ठीक है, 10% के हिसाब से। ए का 50,000 से 5,000, बी का 4,000 और सी का 3,000। उसके बाद सैलरी दे दी हमने ए की सैलरी हो गई 3,000 रुपए, ठीक है, और सी का कमीशन दे दिया। सी का कमीशन है वो 6,000। अब मैंने जैसे बताया विश्लेषण तालिका बनाएंगे तो हमेशा लॉस की स्थिति बनेगी। तो लॉस का टोटल हमारे पास 21,000 है। लॉस कितने का हुआ, 21,000 का। फर्म का जो लॉस होता है वो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में आता है। तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में उस लॉस को हमने तीनों में इक्वल डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि प्रश्न में तीनों साझेदारों का अनुपात समान था। तो 7,000, 7,000 और 7,000 इक्वल डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, सारे कॉलम की टोटल कर दी। टोटल करने के बाद एडजस्टमेंट किया। कैसे,
जो अंतर की राशि थी वो अंतर की राशि लिखी, कौन से पक्ष में, जिस पक्ष की टोटल ज्यादा थी, क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि खाते का शेष वही होता है जिस पक्ष की टोटल ज्यादा होती है। तो इसका शेष कौन सा है, इसका क्रेडिट शेष आया, इसका डेबिट शेष आया और इसका क्रेडिट शेष आया, और वही हमारे पास क्या हुई, जनरल प्रविष्टि हुई। ठीक है, अब ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है, वो आपके क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12, जो आपको होमवर्क में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 उसमें एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में कैपिटल है वो क्लोजिंग दी हुई है, कौन सी दी हुई है, क्लोजिंग, और ब्याज हमेशा आपको पता है ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी आपको। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था आपको, रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राविंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस प्रॉफिट ऑफ द ईयर, अगर आपने लाभ बांट दिए तो, और एट अगर लॉस हुआ है तो, लॉस ऑफ द ईयर, लॉस हुआ है तो एड कर देना, प्रॉफिट है तो लेस कर देना। इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी, जो ओपनिंग कैपिटल है वो कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, उस ओपनिंग कैपिटल पे आपको ब्याज लगाना है। ये आपको बार क्वेश्चन होमवर्क में करना है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस होती है बार क्वेश्चन में, तो उस प्रॉब्लम को आप व्हाट्सएप या पर्सनल कॉल करके शेयर कर लेना। आपको अगर एक या दो बच्चों की रहेगी तो फोन या व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दी जाएगी। अगर लगभग सभी बच्चों की प्रॉब्लम होगी तो इसको बार क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।